नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार। 4:02 हो चुके हैं। आप देख रहे हैं डिबेट सेंटर। जब अदालत की चौखट पर बैठा शख्स किसी राजनीतिक दल की चौखट पर माथा टेकने लगे तो समझ लीजिए कि इंसाफ अब खतरे में है। नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार। आज सवाल किसी सरकार का नहीं है, सवाल किसी पार्टी का, नीति का भी नहीं है। आज सवाल उस व्यवस्था की आत्मा का है जिसे हम और आप न्याय कहते हैं। मध्य प्रदेश के सीधी से आई एक तस्वीर ने आज लोकतंत्र के सबसे संवेदनशील कोने को झकझोर कर रख दिया है। तस्वीरें गवाह है कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने वाले खुद को एक पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग में समर्पित कर चुके हैं। आज डीए न्यूज प्लस आपका मंच जनता के सवालों के लिए जाना जाता है। सीधे तौर पर बेबाक सवाल सबसे पहले पूछता है कि जिस गले में न्याय का तराजू होना चाहिए वहां किसी पार्टी का पट्टा देखकर क्या आप एक आम पीड़ित परिवार को आपके जो निष्पक्षता पर भरोसा होगा? जो सदस्य दिन में किसी पार्टी की विचारधारा कहीं सीख ले रहे हैं, क्या वो शाम को बंद कमरे में किसी राजनीतिक रसूखदार के खिलाफ जाकर एक बच्चे को न्याय दे पाएंगे? क्या हमारी न्याय व्यवस्था इतनी लाचार हो चुकी है कि अब इन बड़े पदों पर बैठने की पहली योग्यता किसी पार्टी का कैरकट्टा या कार्यकर्ता होना रह गई है? इसी सियासत के रंग हजार हो सकते हैं, लेकिन न्याय का रंग सिर्फ एक होता है और वो है बेदाग सफेद। जब आप उस सफेद चादर पर किसी पार्टी का रंग चढ़ा देते हैं तो वो न्याय नहीं, विशुद्ध राजनीति बन जाती है। इसी पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन पहले दिखाते एक रिपोर्ट आपको। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ये सिर्फ कागज पर लिखे दो नाम नहीं है। ये वो अदालतें हैं जहां समाज के सबसे कमजोर, सबसे बेबस और सबसे मजलूम बचपन का मुकद्दर तय होता है। एक अनाथ बच्चा, एक पीड़ित बच्ची या वो किशोर जो रास्ता भटक गया, उसके लिए ये व्यवस्था किसी भगवान से कम नहीं होती। कानून कहता है कि इन कुर्सियों पर बैठने वाले लोग सियासत के कीचड़ से दूर पूरी तरह निष्पक्ष और न्यूट्रल होंगे, लेकिन जब इन संवेदनशील निकायों के नुमाइंदे पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 जैसे शुद्ध राजनीतिक आयोजनों में अग्रिम पंक्ति में बैठकर ताली बजाते हैं और गले में पार्टी का पट्टा लटकाते हैं, तो कानून की उस पवित्र मंशा का सरेआम चीरहरण हो जाता है। कानून का एक बुनियादी सिद्धांत है, न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। लेकिन यहाँ तो न्याय किसी पार्टी के दफ्तर में जाकर घुटने टेकता हुआ दिख रहा है। बात सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है, बात उस हर शख्स की है जिन कुर्सियों की मर्यादा को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की सीढ़ी समझता है। हमारे देश के हुक्मरानों और सिस्टम से सिर्फ इतना कहना है, यदि राजनीति का इतना ही शौक है तो पहले इस पवित्र कुर्सी को आजाद कीजिए, इस्तीफा दीजिए और फिर शौक से चुनाव लड़िए। लेकिन न्याय की आड़ में राजनीति का यह खेल अब बंद होना चाहिए। सियासत के रंग हजारों हो सकते हैं, लेकिन न्याय का रंग सिर्फ एक होता है और वो है बेदाग सफेद। जब आप उस सफेद चादर पर किसी पार्टी का रंग चढ़ा देते हैं तो वो न्याय नहीं, विशुद्ध राजनीति बन जाती है। क्या देश में अब संवैधानिक और अर्ध न्यायिक कुर्सियों का रंग भी किसी राजनीतिक दल के झंडे से तय होगा? यह सवाल आज हर उस नागरिक को पूछना चाहिए जो इस देश के कानून और न्याय व्यवस्था में भरोसा रखता है। मामला मध्य प्रदेश के सीधी जिले का है, लेकिन सवाल पूरे देश की व्यवस्था पर है। जब बच्चों को न्याय देने वाली कुर्सी पर बैठे जिम्मेदार लोग एक राजनीतिक दल के प्रशिक्षण शिविर में पार्टी का पट्टा गले में डालकर अग्रिम पंक्ति में बैठे दिखाई दे, तो क्या उस न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठेंगे? जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी किशोर न्याय बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी बाल कल्याण समिति ये कोई आम सरकारी दफ्तर नहीं है। ये वे संवेदनशील अर्ध न्यायिक संस्थाएं हैं जिन्हें कानून ने भगवान का दर्जा दिया है। उन बच्चों के लिए जो अनाथ हैं, जो पीड़ित हैं या जो भटक कर अपराध की दुनिया में कदम रख चुके हैं। इन कुर्सियों पर बैठे लोगों का एक फैसला किसी बच्चे की पूरी जिंदगी बना सकता है या बिगाड़ सकता है। इसलिए कानून की मंशा बहुत साफ है। इन पदों पर बैठे लोगों को राजनीति से कोसों दूर
पूरी तरह निष्पक्ष होना चाहिए। तो हम इसी में करेंगे बातचीत। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ज्ञान सिंह चौहान हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सीधी जिले के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं। आपका ज्ञानचंद जी बहुत बहुत स्वागत है। आयुष गुहा जी है एडवोकेट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धर्मराज महापात्र जी हैं हमारे साथ, सीपीएम नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले सवाल ज्ञानचंद चौहान जी से हम करेंगे कि सीधी की तस्वीरें सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया और टीवी पर गुस्सा दिखा रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस जमीन पर उन मासूम बच्चों के लिए कोर्ट जाने की हिम्मत दिखाएगी? क्या आप इस राजनीतिक सदस्यों के दिए गए पुराने फैसलों की समीक्षा करने की मांग करेंगे? ज्ञानचंद जी। संवैधानिक पद पर बैठते हुए जिस तरह से एक राष्ट्रीय पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है उसके प्रशिक्षण शिविर में भाग लेना अपने आप में एक सवालिया निशान को खड़े ही होते हैं। खासकर जो देश की जनता का जो एक शंका है, जो संदेह है, वो और मजबूती प्रदान होता है। आपने देखा कि अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ और वहां जानेश कुमार जी जो चुनाव आयुक्त थे, जानेश कुमार जी, वो 35 लाख वोट जो कटे, उनमें बाद में काउंटिंग के बाद कहा गया कि यदि ऐसे लोगों के नाम कट गए हैं तो अगली बार मतदान कर लेंगे। ये बात और यहाँ सीधी की जो घटना ये हुई है, इससे यह बात साबित होता है कि सत्ता का संवैधानिक पद पर पूरा पूरा प्रभाव और दबाव है और सत्ता के इशारे पर ही ये लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। नहीं तो मैं पूछना चाहूंगा, मेरा आरोप है कि बिना भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के अनुमति से प्रशिक्षण शिविर में क्या कोई अंदर जा सकता है? जिस शिविर में सांसद विधायक वहां हैं और बड़े बड़े नेता हैं, वहां पास बन रहे हैं, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा और भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ता पक्ष के नेता हैं उनकी मंशा है कि संवैधानिक पद उनके जेब में। जी धर्मराज जी, बात सिर्फ एक जिले या एक पार्टी का नहीं है। न्याय की कुर्सी पर बैठकर राजनीतिक प्रशिक्षण शिविर में ताली बजाना, क्या ये हमारे लोकतंत्र की आत्मा मर जाना नहीं है? क्या भारत का मध्य वर्ग और बुद्धिजीवी समाज इस प्रशासनिक पतन को लेकर अंधा हो चुका है? देखिए, पहली बात तो ये, जिस घटना के बारे में आपने ये विवरण दिया, हम उसकी ठोस और कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और इस मामले में जो संबंधित बाल न्यायालय के जज हैं, निश्चित रूप से हम ये मांग करते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि बात ये है, हमारे एक साथी ने भी कहा, कोई व्यक्ति जो है अपनी राजनीतिक पसंदगी नापसंदगी के आधार पर राजनीतिक सक्रिय पार्टियों में सक्रिय रह सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई अगर संवैधानिक पद पे है तो संवैधानिक पद पर रहने वाले ऐसे व्यक्ति को की जो तटस्थता है, निष्पक्षता है, न्यूट्रलिटी है, वो इससे निश्चित रूप से प्रभावित होती है और ये दुर्भाग्यजनक है। हिंदुस्तान में आज केवल आपने तो जिस घटना का जिक्र किया केवल वहां तक सीमित नहीं है। आप ये देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जिस तरीके से हमारी नौजवान पीढ़ी के बारे में जो कमेंट आया, चुनाव आयोग की निष्पक्षता जिस तरीके से जो है संदेह के ये आशंकाओं से घिरी हुई है कटघरे में, जुडिशियरी ऊपर से लेकर नीचे तक ये क्या संदेश दे रहे हैं? आपको याद होगा दिल्ली के अंदर ये जो हाईकोर्ट की जज हैं, जिनका मामला जो है आप पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी जैसे के मामला जो सुन रही थी, उस पर इसी बात पर डिबेट थी कि वो खुद जो है वो एबीवीपी के एक जो भारतीय जनता पार्टी का जो छात्र इकाई है उसके कार्यक्रम में शरीक हुई है, एज ए स्पीकर शामिल हुई है। तो उससे जो है कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता दिखती है और उस आधार पर जो है केजरीवाल जी ने खुद अपना मामला लड़ा कि जो है उनको इससे अलग होना चाहिए। और ये जो घटनाक्रम दिखा रहा है, अगर आप सारे कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का इस तरीके से अगर पॉलिटिसाइजेशन करेंगे, राजनीतिकरण करेंगे, तो ये हमारे लोकतंत्र के जड़ों पर आघात है, जिसे किसी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। और ये निश्चित रूप से कोई भी संवैधानिक पद पर रहने वाला व्यक्ति, अगर उसकी निजी स्वतंत्रता है, वो अगर चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाए, कोई आपत्ति नहीं है। ये जिनका जिक्र आपने किया, अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुचि है, वो चाहे सार्वजनिक जीवन में चाहे राजनीति करे, लेकिन एज ए
बाल न्यायालय के जज के रूप में या किसी भी संवैधानिक संस्था के प्रतिनिधि के रूप में अगर वो आचरण करते हैं, इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और आज सबसे बड़ा सवाल ये है, हिंदुस्तान के अंदर पिछले 14 सालों के दरमियान, विशेष करके 2014 से लेकर 2026, और इसकी शुरुआत उसके थोड़ा पहले से शुरू हुई थी, अलग अलग राज्यों के अंदर, देश के अलग अलग राज्यों के अंदर ये जुडिशियरी का मैं समझता हूँ ये पतन है जी। और इससे जो है न्याय के प्रति जो आम जनता का आप समझ लीजिए जी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट उदाहरण के तौर जी, हम क्या मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लीगल कस्टोडियन, जी बिल्कुल, उसका जो है वैधानिक संरक्षण करता है जी। और अगर सुप्रीम कोर्ट पे किसी जज के मुख से संविधान मतलब इस तरीके का कैजुअल टिप्पणी निकलता है कि आप कॉकरोच बोल दी, मतलब जो आपसे यही भाषा तो सरकार की है ना कि सरकार जो है कोई डिसेंट सुनना नहीं चाहती, जो सरकार से सवाल करे वो देशद्रोही हो जाए, जो सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए उसे जो है सरकार ने देश के खिलाफ बता दिया जाए। और जुडिशियरी हाईएस्ट जो फॉर्म में जो जुडिशियरी के लीडर है, जो कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के, अगर वो पब्लिक डोमेन में ये टिप्पणी करें कि कुछ लोग जो है दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग जो है कॉकरोच हैं, मीडिया का एक हिस्सा, सोशल मीडिया, वो कौन है जो उनसे इत्तेफाक नहीं रखते जी, और उसको संरक्षण देने की बजाय अगर उनके बारे में ये टिप्पणी करें और उसके बाद नीचे के स्तर पर राजनीतिक दलों के कार्यक्रम में जो है जुडिशरी से हिस्सा होते हुए अगर वो शरीक हो जाए तो क्या निष्पक्षता है, क्या न्यूट्रलिटी है? जी बिल्कुल, हम धर्मराज जी आपके पास हम आएंगे। पहले देश की जनता को दोनों का नाम बता देना चाहते हैं। धर्मेंद्र शुक्ला जी नाम है और दूसरे मेंबर्स हैं रंजना मिश्रा जी हैं। इन दोनों के जो तस्वीरें लगातार हम टीवी स्क्रीन अभी दिखाए हैं। हम सीधे आयुष गुहा जी के पास चलते हैं, एडवोकेट हैं, कानून के अच्छे खासे जानकार हैं। आयुष जी, कानून की किताब में हितों का टकराव एक बहुत बड़ा शब्द है। जब जज या अर्थ न्यायिक सदस्य खुद एक पार्टी के कट्टा या अपने भाषा में कहें तो कार्यकर्ता की तरह व्यवहार करे तो क्या उनके द्वारा दिया गया हर एक फैसला कानूनी रूप से अवैध और संदिग्ध नहीं हो जाता? क्या हाई कोर्ट को इनके फैसलों पर रोक नहीं लगा देनी चाहिए? जी हाँ, समय समय पर PIL और बाकी चीजें जो होती हैं फाइल करते हैं लोग, जिस पर सुनवाई भी होती है। अगर वो लगता है कि न्याय संगत है तो उसमें एक्शन भी लिया जाता है। न्यायपालिका पे भरोसा रख के चलना चाहिए। और रही बात जो कुछ वर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं कि कुछ कई जगहों पे हम लोगों ने देखा है कि इंटरनेट पे आ रहा था कि कॉकरोच बोला या किस तरह की चीजें बोली गई या अलग अलग तरह की जो बातें कही जा रही हैं, उसमें भी CJI की तरफ से भी एक स्पष्टीकरण आया हुआ था। उन्होंने बताया कि उनकी जो बातों को तोड़ मरोड़ करके बताया गया है। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि सोशल मीडिया पे आज की डेट में चीजें फैक्ट कुछ और होता है, आधी अधूरी बातें बताई जाती हैं और उस हिसाब से लोगों को भड़काया जाता है। तो ये चीजें गलत है। लोगों को पहले अपना पूरा जो भी होता है ना, सारे जो कन्वर्सेशन को कंप्लीट को सुनना चाहिए, ना कि एक छोटे से पोर्शन को सुनने के बाद किसी भी जजमेंटल पॉइंट पे आना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि सोशल मीडिया पे इस तरह की जो चीजें हो रही हैं बहुत गलत है। और अभी हाल ही में एक नई पार्टी भी बन गई है सेपरेट जनता पार्टी के नाम से, और बहुत सारी इसमें भी रिलेटेड चीजें भी आ रही हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पे देखने के लिए मिल रही चीजें कि वो अलग अलग अपना वो दिखा रहे हैं कि हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं जी। तो अगर उनको लगता है कि न्याय संगत है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। और कई सारी जगहों पे जुडिशरी को भी सोचने की जरूरत है कि जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग आज की डेट में कुछ का कुछ निकाला जा सकता है। तो इन चीजों को रोक लगने की जी। ज्ञान सिंह जी, एक सवाल मेरा आपसे है, क्या CWC और JJB जैसी कुर्सियां राजनीतिक दलों के लिए अपने रिटायर्ड या एडजस्ट ना हो पाने वाले कार्यकर्ताओं को उपकृत करने का अड्डा नहीं बन चुकी है आपके हिसाब से? इस दलदल को साफ करने का आपका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा? कांग्रेस के आप एक वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं माननीय हाईकोर्ट से ये अपील करूंगा कि वो इस घटना को देखते हुए और उस पे कड़ी दोषी व्यक्तियों के खिलाफ जिनकी फोटो वायरल हो रही है, जो प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ऐसे कानून बनने चाहिए, ऐसे कड़े कानून बनने चाहिए कि जो भविष्य में इस तरह यदि किसी भी प्रशिक्षण शिविर में संवैधानिक पद पर रहते हुए जा रहे हैं तो उनसे इतना कड़ा कानून बनाने की हिम्मत न जुटा पा रहे हैं। और रही बात ये कि सरकार का पूरा सत्ता का खेल है। भारतीय जनता पार्टी आज अधिकतर प्रदेशों में इनकी सरकार है और केंद्र में इनकी सरकार है। ये सारे संवैधानिक पद पे बैठे लोग और जो रिटायर हो रहे हैं उनको उपकृत करके
और ये अपनी सत्ता कैसे बचाए, इनका ये एक माध्यम बन गया है। जी धर्मराज जी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी कि जेजेबी के सामने आने वाले ज्यादातर बच्चे समाज के सबसे निचले तबके यानी कि गरीब, अनाथ, दलित या आदिवासी से आते हैं। जब न्याय करने वाले इस सत्ता के अग्रिम पंक्ति में बैठे हों तो क्या ये सीधे तौर पर कारपोरेट और राजनीतिक रसूखदारों के सामने बचपन के सरेंडर जैसा नहीं है? बिल्कुल सरेंडर है। और इसीलिए मैंने कहा ना, अगर इनकी जो पूरी न्यायिक प्रणाली में ये जो भी जजमेंट दे रहे हैं, कोई मामला सुन रहे हैं, अगर उनका खुद का एक पॉलिटिकल एफिलिएशन है, उनकी खुद की एक दलगत राजनीति के प्रति राजनीतिक प्रतिबद्धता है, तो फिर जो है आपकी निष्पक्षता नहीं हो सकती किसी भी मामले में, और निश्चित रूप से इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप जाइए ना, सार्वजनिक जीवन में पॉलिटिक्स कीजिए, राजनीति कीजिए, उसके बाद जाइए आप प्रशिक्षण शिविर में। लेकिन आप एक संवैधानिक संस्था में रह के आप किसी पार्टी के पॉलिटिकल एफिलिएशन को इस तरीके से पब्लिक डोमेन में लाएं और उसके बाद उस पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हो, तो आपके ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है? और ये सबसे दुर्भाग्यजनक है। आज हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस का एक बात समझ लीजिए आप, ये मैं इसको एक सामान्य घटना के रूप में नहीं देखता। मैं समझता हूं हमारी जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, आप उदाहरण देख लीजिए, ईडी का कैसे राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, सीबीआई जैसी इंस्टीट्यूशन का कैसे राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, चीफ इलेक्शन कमीशन जी, वो जो है उनकी जो पब्लिक डोमेन में टिप्पणी आ रहा है, वो क्या दिखा रहा है कि चीफ जस्टिस चीफ इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल है। अलग अलग हाई कोर्ट्स के अंदर जो जजमेंट आ रहे हैं, इवन बिल्किस बानो के मामले में जो जजमेंट आया, आपने देखा होगा, देश के अलग अलग राज्यों के अंदर इवन महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की घटना पर भी जिस किस्म के अलग अलग जजमेंट्स आए और उस पर जो टिप्पणी आई, वो दिख रहा है ये इंस्टीट्यूशन का पॉलिटिसाइजेशन है। और अगर इंस्टीट्यूशन का न्यूट्रलिटी पॉलिटिसाइजेशन होगा, उनकी निरपेक्षता अगर खतरे में पड़ेगी, तो फिर डेमोक्रेसी का बुनियादी ढांचा ही हमले की जद में है। ये व्यापक संदर्भ में उस रोशनी में, इसलिए अगर आपकी राजनीतिक प्रतिबद्धता आप छोड़िए, आप रिजाइन कीजिए, जाइए प्रशिक्षण शिविर में जाइए, आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कीजिए, उस पार्टी का झंडा लेकर प्रचार कीजिए, क्या आपत्ति है? लेकिन जब आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, तो आपको कोई अधिकार नहीं बनता है, और बिल्कुल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें हटाया जाना चाहिए जी, बिल्कुल इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर हटाया जाना चाहिए। और ये इनके सारे पुराने दिए गए फैसलों की भी जो है समीक्षा होनी चाहिए। और हम तो समझते हैं कि हाईकोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए, हमारे एक साथी ने कहा, और केवल हाईकोर्ट के संज्ञान लेने की बात नहीं है, जुडिशियरी को अपने खुद के एथिक्स भी तो तय करना है ना जी। आप जो है हमसे एथिक्स की बात करते हैं, अगर आप, हमारे एक साथी ने कहा, अधिवक्ता साथी ने, सोशल मीडिया XYZ, अरे भाई ये सोशल मीडिया या जो भी सारे प्लेटफॉर्म है, आप मुझे ये बताइए, पूरा जो गोदी मीडिया है, उस गोदी मीडिया के अंदर आज मीडिया में स्पेस कहाँ है पब्लिक इश्यूज पर, डिबेट पर? आज मीडिया में इस बात की चर्चा, देश में हाहाकार है, तेल मिल नहीं रहा, चर्चा किस बात की हो रही है? प्रधानमंत्री जी की इस कूटनीति पर कि मेलोडी चॉकलेट के जरिए देखो कितनी बड़ी डिप्लोमेसी हो रही है। देश में हाहाकार मचा हुआ है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, आप इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जो है दावा कर रहे हैं साइकिल में चलिए, आप ये पब्लिसिटी स्टंट के जरिए, क्या इससे इस समस्या का समाधान हो जाएगा? जी धर्मराज जी, हम आपके पास आते हैं, टाइम की पाबंदी, हम आयुष जी के पास चलते हैं। आयुष जी, CWC के पास एक मजिस्ट्रेट के बराबर की शक्तियां होती हैं। अगर कोई सिविल जज किसी राजनीतिक दल के मंच पर पट्टा डालकर बैठ जाए, उसे सस्पेंड होने में 24 घंटे भी नहीं लगेंगे। फिर CWC और JJB के इन पॉलिटिकल नामिंदों को इतनी ढील क्यों दी जा रही है? क्या कानून इनके लिए अलग है? जी नहीं, कानून सबके लिए बराबर होता है। जब भी कोई शिकायत होती है या JJB पे भी अगर आप कार्रवाई करना चाह रहे हैं, तो आप जो भी इसके लिए हाईकोर्ट में भी आप डायरेक्टली याचिका दायर कर सकते हैं कि हमें इस तरह की आपत्ति है, इन्होंने इस तरह कंडक्ट किया है। इसके अलावा मंत्रालय में भी बहुत से गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या जो उस पर एक्शन ले सकते हैं। इवन CMO के पास भी पावर होती है, या CMO जो ऑफिस होता है उनके पास ये पावर है, अगर कोई मिसकंडक्ट हुआ है, कुछ किया जिसकी शिकायत होती है, तो उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, और चाहे तो उनको हटा भी सकते हैं उनकी पोजीशन से, अगर लगता है कि वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। और इसी के साथ में ना, जो JJB में भी अलग अलग तरह के सेक्शन हैं। अगर लग रहा है किसी बच्चे के साथ किसी ने पक्षपात किया है या कुछ किया है, या फिर किसी बच्चे के साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो आप चाहें तो उनके जो भी सीनियर होते हैं या अध्यक्ष हो सकते हैं, उनके पास भी इस मेंबर की शिकायत कर सकते हैं। या अगर अध्यक्ष इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है,
तो उनकी भी कंप्लेंट जो होती है वो की जा सकती है। न्याय के लिए सारी तरह से बोलना चाहिए लॉ में ऑप्शन सारे अवेलेबल है, बट मुद्दा ये होता है कि क्या समय पर कोई एक्शन लेना चाह रहा है या नहीं लेना चाह रहा है। ये पूरी तरह से एक इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है कि आपने कब कंप्लेंट की है और उस पर क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं या लेना नहीं चाह रहे हैं। तो एक ऐसा मामला है कि बच्चों से जुड़ा हुआ है, तो मैं बोलना चाहूंगा कि इसमें जनरली जो भी मैटर्स पे होते हैं एक्शन बहुत जल्दी होना चाहिए। और जिन्हें भी लगता है कि हाँ हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस है, हमारे पास फोटो वीडियो या जो भी चीजें हैं, तो उन चीजों को ले जाकर आपको कंप्लेंट के साथ में फाइल करना चाहिए। जी ज्ञान सिंह जी, अगर सीधी के बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने किसी मामले में किसी बड़े नेता के खिलाफ फैसला देना हुआ तो क्या वे अपनी पार्टी लाइन से उठ पर फैसला दे पाएंगे, जब चेहरा और सोच पहले से ही भगवा या किसी बीजेपी में रंगी हो, तो न्याय की उम्मीद कैसे की जाएगी? क्या लगता है आपको, चूंकि आप क्षेत्रीय नेता हैं, आपकी अच्छी खासी पकड़ है वहां पे, बेहतर बता पाएंगे। ये मामला लगभग 35 से 40 घंटे हुआ और 35 से 40 घंटे के अंदर यदि इनको कोई कार्रवाई करनी होती तो अभी तक हो गई होती। इनके मैं कोई राजनीतिक विषय यहाँ पे नहीं डालना चाहता, क्योंकि एक विशेष विषय पर यहाँ पे बात हुई थी जी। पहले, आज 2 दशक पहले जो नैतिकता थी, आज राजनीतिक दलों में नैतिकता खत्म हो चुकी है। खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां है, आप देखिए कि वहां नैतिकता तो बिल्कुल बद से बदतर हो चुकी है। इंसानियत नाम की चीज नहीं रह चुकी है। मैं तब मानूंगा यदि इनके अंदर थोड़ी सी भी बच्चों को लेके और थोड़ी सी भी इनके अंदर यदि भी नैतिकता बची है, तो ये कार्रवाई अगले घंटों में करके, और ये चूंकि ये कर सकते हैं, और उनको समिति से बाहर किया जाए और एक मैसेज देते कि नहीं, इस तरह की घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी इसकी मांग भी करती है। जी धर्मराज जी, वामपंथ हमेशा नीतियों की बात करता है, क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर यह तय कर देना चाहिए कि किसी भी अर्ध न्यायिक पद पर बैठने वाले व्यक्ति का किसी राजनीतिक दल से कम 5 साल तक कोई संबंध ना हो या ना रहा हो? बिल्कुल होना चाहिए। और दूसरा ये एक नॉर्मल एथिक्स का भी बात है, लेकिन हमने ये देखा कि डिटोरिएशन है। वन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस के रूप में रिटायर हो रहे हैं और एक राजनीतिक पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर राज्यसभा में जा रहे हैं। कहाँ लेकर जा रहे हैं? जिन्होंने जो है मतलब उनकी जजमेंट की कोई क्रेडेंशियल आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम, मैंने शुरुआत में कहा, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चीफ जस्टिस बन के रिटायर हुआ, एक पॉलिटिकल पार्टी के जो है रिप्रेजेंटेटिव बन के राज्यसभा सदस्य बन रहे, तो कहीं ना कहीं आप दूसरों से अगर एथिक्स की उम्मीद करते हैं, दूसरों से सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो कमेंट आया वो किस रोशनी में आया? इसी रोशनी में ना कि लोग जो है संयमित व्यवहार करें। वो जो हमारे एक साथी है मिस्टर गुहा ने जो कहा, चीफ जस्टिस ने भी जो है अपना एक क्लैरिफिकेशन दिया है, अरे भाई आपको ये कमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ा? आपकी टिप्पणी में आई, आप दूसरों से एथिक्स का उम्मीद कर रहे हैं। आपके खुद के आचरण वो एथिक्स है क्या? आप दूसरों से मॉरलिटी का बात कर रहे हैं, आपके खुद का मॉरलिटी है क्या? आप दूसरों से जो है अपने व्यवहार में जो है बदलाव की बात कर रहे हैं, आपके खुद के व्यवहार में जो है वो बायसनेस दिखता नहीं है क्या? तो आप खुद बायस्ड होंगे और आपके खुद का न्यूट्रलिटी नहीं रहेगा। आप सोसाइटी को में अगर उसके कारण जो गुस्सा पैदा होगा आप उसको बायस करके ठप्पा लगा दोगे, तो इज इट फेयर? क्या उसको जो है कहा जा सकता है क्या उचित है? इसीलिए ये एक मॉरल ड्यूटी है, केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं, हमारी न्यायपालिका के प्रति जनता का जो विश्वास है वो बरकरार रहे, बना रहे, उसके लिए जरूरी है। ये केवल कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी का बात नहीं है। यहाँ मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, पहले कांग्रेस की थी, कल हो सकता है कांग्रेस की सरकार बने, किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार बने, जो जुडिशियरी है अगर उसके अंदर काम करने वाले लोग वो संवैधानिक पदों पर हैं, उनकी न्यूट्रलिटी, निरपेक्षता बनी रहनी चाहिए। अगर उनकी राजनीतिक संबद्धता है, प्रतिबद्धता है और उनके अंदर ज्वार है राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने का, वो जाए और सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन संवैधानिक पदों पर रहते हुए किसी को भी ऐसे आचरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और इसलिए हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं, ये उनकी मॉरल और नैतिक जिम्मेदारी है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल आयुष जी, एक आम आदमी जब कोर्ट जाता है तो वो न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधा देखता है जो निष्पक्षता का प्रतीक है, लेकिन
यहाँ तो जजों की आंखों पर पट्टी बंधी है। इस प्रशासनिक सड़न को रोकने के लिए बार काउंसिलिंग या न्यायपालिका चुप क्यों है? ये बेसिकली ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि कोई भी जज या कोई पर्टिकुलर पर्सन है या एडवोकेट है या कोई भी पर्सन है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सबको जो बोला कि फ्रीडम दी गई है। बट एक है कि नैतिक आधार पर बोला जाता है कि जनरली किसी भी जस्टिस को या फिर कोई भी जो रिटायर्ड जज है या गवर्नमेंट ऑफिशियल है, इनको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं रहना चाहिए। जब आप किसी एक बहुत बड़े पद पे होते हैं तो एक मॉरली लोगों को बोला जाता है। बट कई सारे एग्जांपल हमने देखे हैं कि जहाँ पे लोग आज की डेट में जनरली किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं, और बाद में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मीडिया में, न्यूज़ में अलग अलग पार्टीज भी इस चीज़ को लेके आती हैं कि जब तक ये पद पे रहे तब तक इन्होंने डिसीजन उनके पक्ष में दिया है। दिल्ली में भी सेम इसी तरह की कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी जो आपने देखा होगा, आप पार्टी और उसके साथ में। तो ये समय समय पर अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ पे पॉलिटिकल विल को बोला जाता है कि ये न्याय से पहले आ जा रही है। तो ये एक बहुत गलत चीज़ है और एक गंभीर विषय भी है जिसमें न्यायपालिका को अब एक्शन लेने की जरूरत है, और इसके लिए भी कुछ ऐसे रूल सेट करें कि फॉर एग्जाम्पल रिटायरमेंट की इतने साल तक बाद तक आप ज्वाइन नहीं कर सकते, या जब तक हैं तब तक इस तरह की किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को आप एंटरटेन नहीं करेंगे, ना आप अपने पॉलिटिकली किसी भी जो इवेंट्स हैं, जैसे कि भी सर बता भी रहे थे कि इन चीज़ों को होना चाहिए कि अगर आप किसी भी पोजीशन को होल्ड करते हैं, किसी भी संवैधानिक पद पे हैं, तो किसी भी पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में जाना या इस तरह की चीज़ों को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, ये चीज़ें पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। और जितना ज़्यादा हो सके आपको न्यूट्रल रहने की जरूरत है ताकि आप अपने जो दायित्व हैं उनको निभा सकें। जानचंद जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, टाइम की पाबंदी है। आप स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार समय समय पर सारे मुद्दे उठाते रहते हैं। चूंकि ये मामला सीधे जस्टिस से जुड़ा है और ये ऐसे जगह पर है, सीधी एक छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, और यहाँ पर आदिवासी बच्चे, एकदम गरीब तबके के लोग यहाँ पे जाते हैं। अगर ये पार्टी का पट्टा बांधते हैं तो कैसे न्याय दे पाएंगे? इसके लिए आप या आपकी पार्टी क्या कुछ पहल करेगी? देखिए, अभी मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा, मोनिया गांव की है। वहां एक आदिवासी कोल जाति का है और उसका 2 साल से जो उसको पेंशन वगैरह मिलती थी, विकलांग है, जो पेंशन वगैरह मिलती थी, उस पैसे को निकाल लिया गया और पेपर पे उसको मृत घोषित कर दिया गया और उसका संबल की राशि भी निकाल ली गई। हमें पता चला, सोशल मीडिया आपने देखा होगा, अभी 2-3 दिन पहले की बात हमने पोस्ट किया था। हम उसके घर गए और उसको राशन पानी की व्यवस्था की, वहीं से कलेक्टर महोदय से बात किए, उन्होंने भरोसा दिलाया और उसको कागज में जिंदा घोषित किया। लेकिन वो पीड़ा, वो वेदना जब हमने देखा कि तुम 2 साल से पेट कैसे चला रहे हो, उसके पिताजी की उम्र 100 साल है, उसकी माता की उम्र 98 साल है, खुद विकलांग है। उसने सोशल मीडिया में कहा कि मैं भीख मांग के और परिवार चला रहा हूं। और यहाँ पे सांसद और विधायक बैठे हैं, उनके प्रति आज तक कोई संवेदना नहीं है। कोई भी जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का घर उसके नहीं गया, कोई भी अधिकारी नहीं गया। तो आप क्या मानते हैं? मैं तो ये नहीं मानता हूं कि इनके रहते न्याय मिलेगा और आदिवासियों को, उनके बच्चों को संरक्षण मिलेगा। मैं ये नहीं मानता हूं। दूसरी बात मैं बता दूं, सीधी एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। पूरे देश में बैगा जनजात जो स्पेशल प्रोजेक्ट में आता है, उनको स्पेशल रूप से जो लाभ मिलता है जात के कारण, लेकिन सीधी और सिगरौली जिलों में बैगा प्रोजेक्ट लागू नहीं हुआ है। आप सरकार की मानसिकता इससे समझ सकते हैं कि क्या सीधी और सिगरौली के बैगा जात के लोग क्या उस श्रेणी में नहीं आते हैं जो शहडोल और बालाघाट के आते हैं और कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरा तो मानना है कि सरकार आदिवासियों और उनके बच्चों के साथ नहीं है। जी बिल्कुल। जानचंद जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आयुष गुहा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग दिन के उजाले में पार्टी का कहरा सीख रहे हैं, वो बंद कमरों के अंधेरे में किसी रसूखदार नेता के खिलाफ जाकर एक बेबस बच्चे को न्याय कैसे देंगे? राजनीति का शौक है तो भैया कुर्सी छोड़िए, शौक से झंडा उठाइए, लेकिन न्याय की आड़ में राजनीति का खेल बंद होना चाहिए। डिबेट सेंटर में यहीं तक। आप देखते रहिए DI News Plus। नमस्कार।